Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. वी गोना टॉक अबाउट Vyomitra. Vyomitra, it's basically a humanoid. ये एक humanoid है which has been designed and developed by ISRO. इस humanoid को Indian Space Research Organization ने डिज़ाइन और डेवलप किया है. Vyomitra, this humanoid is all set to fly abroad. जितने भी हमारे अनमैन्ड टेस्ट मिशंस हैं गगनयान से पहले, गगनयान जो कि एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है हमारा, उससे पहले हम ट्रायल बेसिस पे अनमैन्ड टेस्ट मिशंस कर रहे हैं विदाउट हैविंग मैन इनसाइड दैट. तो उन अनमैन्ड टेस्ट मिशंस में हम वायोमित्रा एक ह्यूमनॉइड जो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं उसे डिज़ाइन किया है, उसे डेवलप किया है एंड इट्स ऑल सेट टू फ्लाई अब्रॉड. एंड इन इसरो अभी एक प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट इसका कर रही है विच इज़ डन एट द इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट. इसरो की इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट में वायोमित्रा ह्यूमनॉइड के प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं. अब देखिए यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हमें ये ह्यूमनॉइड जो है इसके बारे में पता होना चाहिए. वाई इसरो इज़ डेवलपिंग अ ह्यूमनॉइड, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, वायोमित्रा कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है इन द स्पेस. सो ऑल दोज रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे. वेल ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अक्सर हमारे प्रीलिम्स में इसरो के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है. सो देयरफॉर वायोमित्रा इज़ इम्पॉर्टेंट. अब सबसे पहले अगर हम बात करें वायोमित्रा की, so as you can see it's a female looking spacefaring humanoid. एक तरीके का रोबोट है एंड ये जो रोबोट है इसे फीमेल लुक दिया गया है एंड दिस रोबोट कैन गो टू द स्पेस. इसे स्पेसिफिकली स्पेस में घूमने के लिए, स्पेस मिशंस के लिए इस ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार किया है. एज वी सेड दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू फंक्शन ऑन बोर्ड द गगनयान जो हमारा क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है. तो उससे पहले उसके लिए वायोमित्रा को डेवलप किया गया है. अब यहाँ पे टर्म आती है ह्यूमनॉइड. हमने यहाँ पे कहा पीछे कि वायोमित्रा क्या है, वायोमित्रा एक ह्यूमनॉइड है. तो पहला क्वेश्चन तो यही है दैट व्हाट इज अ ह्यूमनॉइड. तो ह्यूमनॉइड बेसिकली एक रोबोट है जिसकी अपीयरेंस ह्यूमन बीइंग जैसी है. ह्यूमनॉइड और कुछ नहीं, ह्यूमनॉइड इज अ रोबोट विद हैविंग अपीयरेंस सिमिलर टू अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. अब इसरो ने जो वायोमित्रा को डेवलप किया है इसे हम हाफ ह्यूमनॉइड भी कह सकते हैं. हाफ ह्यूमनॉइड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वायोमित्रा शी विल ओनली हैव हेड, 2 hands and the torso. As you can see in the picture as well, head है, 2 hands हैं और ये पूरा का पूरा torso है. हाफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वायोमित्रा में lower limbs नहीं है. So it does not have lower limbs and therefore we can call it as half humanoid. वायोमित्रा इसे हम 2 वर्ड्स में स्प्लिट कर सकते हैं. वायोम means space, वायो means space एंड मित्र मीन्स फ्रेंड. तो ये जो वायोमित्र है ह्यूमनॉइड जिसे हमने डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है. तो किसी भी रोबोट के जैसे ह्यूमनॉइड के जो फंक्शंस हैं उनको आप कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं जिनके साथ इसे कनेक्ट किया गया है. ठीक है. तो ये है वायोमित्रा. वायोमित्रा इज अ ह्यूमनॉइड क्योंकि इसकी लोअर लिम्स नहीं है, सिर्फ हेड है, हैंड्स हैं, टॉर्सो है, इसीलिए आप इसे हाफ ह्यूमनॉइड भी कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ इट. इसरो ह्यूमनॉइड डेवलप क्यों कर रहा है. सो इफ वी टॉक अबाउट द नीड तो वी नो दैट इसरो इज प्लानिंग टू सेंड ह्यूमन्स इनटू स्पेस.
बाय 2022 वी आर प्लानिंग कि हम ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेज सकें. And it is racing against the time because they have to develop a crew module and a rocket system जिसमें हम ये इंश्योर कर पाएँ कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो ट्रैवल रहेगा, स्पेस ट्रैवल रहेगा, वो सेफ़ रहे और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इस सेफली ट्रैवल करके वापस रिटर्न कर पाएँ. So to develop such a crew module, to develop such a rocket system, that is a challenge and ISRO is racing against it. बाकी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सक्सेसफुली ह्यूमंस को लॉन्च किया है इनटू स्पेस एंड दे डिड दिस एंड दे यूज्ड एनिमल्स फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट ऑफ द रॉकेट्स. जो क्रू रिकवरी सिस्टम है, जो रॉकेट्स हैं, उनके टेस्टिंग के लिए उन्होंने एनिमल्स को यूज़ किया. लेकिन यहाँ पे इसरो की खास बात यह है कि हम एनिमल्स को यूज़ नहीं कर रहे. वी विल यूज़ दिस रोबोट विच लुक्स लाइक अ ह्यूमन. वी विल यूज़ द ह्यूमनॉइड, जिससे कि हम हमारे GSLV Mark 3 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, जो ऐसा रॉकेट है जो कि ह्यूमन बींग्स को स्पेस में लेकर जाएगा और वापस लेकर आएगा, तो इसकी एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए ह्यूमनॉइड्स को यूज़ किया जा रहा है. तो इस ह्यूमनॉइड्स को इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उनकी रोबोटिक्स लैब के अंदर इस ह्यूमनॉइड को डेवलप किया गया है. एक बार जब ये स्पेस में चले जाएगा, सो ये जो इसरो का जो हाफ ह्यूमनॉइड है, इट विल बी एबल टू टेस्ट द सिस्टम. जितने भी क्रू मॉड्यूल के अंदर जितने भी सिस्टम है, स्पेशली दो सिस्टम्स जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, उन सब को यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है. सो इट विल इंश्योर कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स का जो जर्नी होने वाली है, जो ट्रैवल होने वाला है, इट शुड बी सेफ, क्योंकि जितने भी टेस्ट सिस्टम्स हैं उनको ऑलरेडी हाफ ह्यूमनॉइड टेस्ट कर चुका होगा. ठीक है, तो एनिमल्स की बजाय वी विल बी सेंडिंग ह्यूमनॉइड्स. सो इसके अलावा अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि वायोमित्रा स्पेस में परफॉर्म कर सकता है, तो अगर हम देखें, आप सब ने मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर. 2014 में आई थिंक इट वाज अ साइंस फिक्शन फिल्म. अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा. तो इस इंटरस्टेलर मूवी में भी जो सेंट्रल कैरेक्टर था, इट इज़ बेसिकली अबाउट स्पेस एंड द टाइम ट्रैवल. और इस मूवी में जो सेंट्रल कैरेक्टर था, इट वाज बेस्ड ऑन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर बेस्ड जो कंप्यूटर सिस्टम था, विच वाज कॉल्ड टार्स, इसके ऊपर बेस्ड ये पूरी की पूरी मूवी थी. So it used to talk to the astronaut, that artificial intelligence and robot used to assist the astronauts in mission functions and even rescue them in the time of crisis. ठीक है, हालांकि इस मूवी में जो टार्स दिखाया गया था वो ह्यूमनॉइड नहीं था, लेकिन इट वाज शोन दैट इट्स अ काइंड ऑफ रोबोटिक सिस्टम जिसकी बहुत एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज़ थी. यहाँ पे अब अगर हम वायोमित्रा की बात करें, तो वायोमित्रा ह्यूमनॉइड है, अल्टीमेटली है तो रोबोट विच लुक्स लाइक ह्यूमन बींग्स. And it will be able to test all the ground for the human space flight. It's a very, we can say it's a very basic version of the TARS type जो कि मूवी में दिखाया गया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक सिस्टम का एक बेसिक वर्जन है. सो जो एक्टिविटीज़ वायोमित्रा पे परफॉर्म करेगा, सबसे पहले जितना भी हमारी अनमैन्ड फ्लाइट है उसमें ये पूरे तरीके से ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन देख सकता है. सबसे पहले ऑन बोर्ड जो स्पेस क्राफ्ट का जो क्रू मॉड्यूल है, उसके सेफ्टी मैकेनिज़्म को, उनकी स्विचेस को ये टेस्ट करेगा कि वर्क कर रही हैं कि नहीं, कितनी एफिशिएंसी देख काम कर रही हैं कि नहीं. इफ़ यू ऑल्सो रिसीव सम कमांड, ग्राउंड स्टेशन से कमांड जा रही है तो वो कमांड वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं, तो रिसीव करना, उसके ऊपर एक्ट करना. It will also attain launch and orbital postures. It will respond to the environment. It will also generate warning. It will replace the carbon dioxide canisters. Operating switch को देखेगा, crew module की मॉर्निंग को देखेगा. It will also receive voice command and it will respond via speech. Bilingual है, speech के जरिए ये respond करेगा. So वायोमित्रा it will report back to the earth. और कोई भी चेंजेस क्रू मॉड्यूल में होते हैं ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट और रिटर्न, तो ऐसे केस में वायोमित्रा अर्थ को सिग्नल देगा. एंड हीट रेडिएशन लेवल किस तरह के हैं. सो इट विल एनेबल इसरो टू अंडरस्टैंड कि उनका सेफ्टी लेवल कितना है, स्पेशली व्हाट इज़ नीडेड इन अ क्रू मॉड्यूल जिसमें अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स फ्लाई करने वाले हैं.
सो फॉर दैट वी हैव वायोम मित्रा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी कभी कभी इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, PSLV, GSLV, ठीक है, 2018-19 में क्वेश्चन आया था। तो सिमिलरली वायोमित्रा अब आपने देख लिया, अब इसका मतलब क्या है, स्पेस फ्रेंड, वायो में स्पेस, तो आप नहीं भूलेंगे कि ये एक ह्यूमनॉइड है। ठीक है, पर्टिकुलरली वायोमित्रा की बात होगी तो वायोमित्रा हाफ ह्यूमनॉइड है, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसकी लोअर लिम्स नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में इसलिए आया है बिकॉज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, they have recently asked the Quality Control of India to strive and bring the convergence of the various quality standard organizations in our country. और देखिए यही सब है, कमर्स एंड इंडस्ट्री में भी क्वालिटी स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, कंज्यूमर अफेयर्स, PD, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल्स। तो इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा गया है कि इंडिया में जो अलग अलग हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब की कन्वर्जेंस करवाई जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से सबसे पहले तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ नेशनल बॉडी फॉर एक्रीडेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट मिशन ऑफ EU through a cabinet decision 1996। 1996 में एक कैबिनेट डिसीजन के बाद एक नेशनल बॉडी बनाई जाती है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका काम है एक्रीडेशन देना। ठीक है, एक्रीडेशन क्या होता है, किसी को क्रेडेंशियल देना, ग्रांटिंग अप्रूवल, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्रीडेशन। सो टू गिव द एक्रीडेशन, दैट इज द मिशन। एंड this body was established or set up on the recommendations of the expert mission of European Union। तो कैबिनेट डिसीजन के बाद इस नेशनल बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। सो ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया था, दिस वाज सेट अप थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो चीज़ें ये याद रखेंगे दैट दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ और इंडियन इंडस्ट्री के साथ इट वाज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द 3 प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशंस। नंबर 1 was the Associated Chambers of Commerce and Industry of India. Number 2 was the Confederation of Indian Industries, and number 3 was the Federation of Indian Chambers on the Commerce and Industry. तो इन तीनों के थ्रू दिस was represented। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट देखें कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, सो इसे देखो रजिस्टर किया गया है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, एंड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो इसे एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में के थ्रू रजिस्टर किया गया है। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन and Ministry of Commerce and Industry, they are designated as the nodal point for all the matters जो भी क्वालिटी से रिलेट करते हैं। एंड यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को स्ट्रक्चर दिया गया है दैट इट हैज़ टू स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ टू हेल्प विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजन। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे इस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया कि एक मैकेनिज़्म हम क्रिएट कर पाएँ इंडिया में फॉर बेसिकली इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज हैं, एनी प्रोसेस, उसकी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया कि वो एक मैकेनिज्म बनाए। सो देयरफॉर इफ वी लुक एट द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास 4 बड़ी बॉडीज़ आती हैं। तो हमारे पास गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट इट विल सबसे टॉप पे है गवर्निंग काउंसिल, फिर आती है गवर्निंग बॉडी
और इनके नीचे आती है एक्रीडिटेशन बोर्ड्स, जिसमें हमारे पास अलग अलग एक्रीडिटेशन बोर्ड्स हैं। देखो, एक है NABL, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, ये लैब्स के लिए है। उसके बाद देन देर इज़ अ नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर द सर्टिफिकेशन बॉडीज़, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो डिफरेंट एक्रीडिटेशन बोर्ड्स हैं। वी हैव क्वालिटी प्रमोशन, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन हेयर एज वेल, फाइनेंस कमेटी एंड सम स्पेशल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ से बात जाती है गवर्निंग बॉडी के पास, एंड टॉप में है हमारे पास गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो देखो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को, जैसे कि हमने कहा, कि थर्ड पार्टी असेसमेंट हो सके। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो नेशनल लेवल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अडहेरिंग टू अ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अलग अलग सेक्टर्स में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नेंस, सोशल सेक्टर, एवरीवेयर जहाँ जहाँ पे क्वालिटी इशू आता है तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें, अडहेयर किया जाए, अडॉप्ट किया जाए। नेशनल लेवल पे इसे मेंटेन करने का काम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का है। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज द वेलबींग फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। Okay, so this is the importance of Quality Council of India. Now, इसके बाद रिसेंटली हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, हमने थोड़े दिनों पहले भी जो नोबेल प्राइज़ का टॉपिक था वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू चेक द डेटिंग एंड एवरीथिंग, वो किस तरीके से बायोलॉजिकल डेटिंग की जाती है, दैट वी सॉ। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री 2022। तो 2022 का जो नोबेल प्राइज़ है दैट हैज़ बीन गिवन टू कैरोलिन बेर्टोजी एंड बेरी शार्पलेस. So they are of US and the Morten Meldal of Denmark. They have been given this award to Caroline Bertozzi and Barry Sharpless. They are from United States, and Morten Meldal of Denmark. They have been given this Nobel Prize for adopting an alternative approach to produce new complex molecules. New complex molecules को produce करने के लिए इन्होंने एक alternative approach लेकर आए हैं, जिससे कि जो waste है वो minimize होता है और जो overall efficiency है वो यहाँ पे increase होती है। तो 3 लोगों को यहाँ पे Nobel Prize मिला है। कैरोलिन बेर्टोजी, American, Barry Sharpless, American, and Morten Meldal, he's Danish, he's from Denmark. ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं, क्लिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में जो न्यू टर्म आने वाली है ना, दैट इज क्लिक केमिस्ट्री। क्या है क्लिक केमिस्ट्री? इट्स अ मेथड ऑफ बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स एंड इट्स वेरी वाइड स्प्रेड। इसमें फार्मास्यूटिकल्स में, DNA मैपिंग में इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम डिटेल देखते हैं तो जो शार्पलेस हैं, दे बीन ही इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, बिकॉज ही फाउंड द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट एक्चुअली सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ क्लिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक केमिस्ट्री और क्लिक रिएक्शन टर्म इंपॉर्टेंट होती है। ही फाउंड द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो कि क्लिक रिएक्शन था, एंड ही डिड दैट बाय यूजिंग nitrogen containing a cyclic compound and discovered that the use of copper as a catalyst can eliminate the byproducts. Byproduct eliminate हो जाएंगे अगर आप copper को as a catalyst use करते हैं, and he basically did this reaction using nitrogen containing cyclic compound. जिसके बाद अब देखो Sharpless, he is the originator. He was doing this work. He was born in 1941, you can see. He was born in 1941 and he is the originator of this concept of click chemistry. जिसके बाद 2004 में
कैरोलिन ब्रेट्जोजी ने कुछ और क्लिक रिएक्शंस जो हैं वो डेवलप किए दैट वाज वर्किंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम कर रहे हैं। नाउ क्या है ये क्लिक रिएक्शन, व्हाट इज क्लिक केमिस्ट्री? देखो यहाँ पे जो क्लिक टर्म आई है ना, इट इज़ टेकन फ्रॉम द क्लिक साउंड। जब आप एयरलाइन की सीट बेल्ट को फासन अप करते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइम पे टिक करके जो क्लिक की आवाज़ आती है, वहाँ से इस टर्म को लिया गया है। सो बेसिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर कंपाउंड, आप कोई कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वन मस्ट लुक फॉर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो कि ईजिली एक दूसरे से इंटरेक्ट करें या फिर एक दूसरे में ईजिली फिट हो जाएं, क्लिक हो जाएं। तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, इट शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट इट इज़ मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ वे। तो इससे क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है और जो वेस्ट है, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो इसका यही है कि वी आर मिमिकिंग नेचर हियर, यू नो, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग मोर इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इन आवर मैन मेड प्रोसेसेस। इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूजेज अ लॉट ऑफ नेचुरली अकरिंग एंड इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स। एंड एस्टिमेट अगर देखा जाए, फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ ड्रग दैट इज प्रोड्यूस्ड, इट रिजल्ट इन नियरली 25 to 100 kg ऑफ केमिकल वेस्ट। तो अल्टीमेटली ये इनएफिशिएंट हो जाता है। एंड ब्रेट्जोजी की जो मेथड है, इट हैज शोन दैट इट हैज़ अ प्रॉमिस ऑफ ट्रीटिंग एडवांस कैंसर ऑल्सो, कि जो कैंसर बेस्ड ड्रग्स हैं उनको भी इसी अप्रोच के ऊपर डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़ी चीज़, जो बड़ा टेक अवे आपके लिए है, दैट इज क्लिक केमिस्ट्री। वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? तो क्लिक केमिस्ट्री इज मेंशन्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? दैट इज क्रिएटिंग बायोमोलिक्यूल्स बाय रिड्यूसिंग दी वेस्ट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.